हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एसटी विथ मनोज गुप्ता में आपका स्वागत है दोस्तों। आज से हम लोग यूपी, एलटी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी और जितने भी टीचिंग एग्जाम हैं उन सभी एग्जामों के लिए हम लोग इसमें मध्यकालीन इतिहास को देखने वाले हैं, जो कि ये यूथ कंपटीशन का बुक है दोस्तों। आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग मध्यकालीन इतिहास में विदेशी आक्रमण को देखेंगे। विदेशी आक्रमण को हम लोग इसमें एक ही पार्ट में देखने वाले हैं, जो कि आने वाले एग्जामों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले हम लोग विदेशी आक्रमण को हम लोग देखते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग सबसे पहले विदेशी आक्रमण से क्वेश्चन को देखते हैं। तो विदेशी आक्रमण में सबसे पहले हम लोग अरबों का आक्रमण तथा उसका प्रभाव देखेंगे। तो अरबों का आक्रमण तथा उसके प्रभाव से हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है कि फतेहनामा का दूसरा नाम क्या है। फतेहनामा का दूसरा नाम आपको बताना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का इसमें राइट आंसर क्या होगा? फतेहनामा का दूसरा नाम क्या है? चचनामा। चचनामा ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फतेहनामा का दूसरा नाम क्या है? चचनामा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि फतेहनामा का दूसरा नाम चचनामा है। यह पुस्तक सिंध के इतिहास से संबंधित है। सिंध के इतिहास के बारे में यह पुस्तक जानकारी देता है। इसमें चच राजवंश का इतिहास एवं अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन किया गया है। मूल रूप से अरबी भाषा में लिखी गई इस ग्रंथ के लेखक को अज्ञात माना गया है। अगर आपसे पूछा जाए चचनामा या फतेहनामा किस भाषा में लिखा गया है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। अरबी भाषा में लिखा गया है। और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक अभी तक अज्ञात हैं। बाद में मोहम्मद अलबिन अबू बकर कूपी ने नासरुद्दीन कुवाचा के समय में इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया था। इस ग्रंथ में मोहम्मद बिन कासिम के सिंध अभियान, उसके शासन प्रबंधन एवं सिंध विजय के पश्चात खलीफा वाहिद द्वारा मोहम्मद बिन कासिम को मृत्युदंड दिए जाने का वर्णन प्राप्त होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि सिंध पर आरंभिक अरब आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? सिंध पर आरंभिक अरब आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? क्वेश्चन नंबर सेकंड का इसमें राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा राजा दाहिर। राजा दाहिर था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। दाहिर इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ये यूजीसी नेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से यूजीसी नेट के लिए भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें दिया गया है कि सिंध पर आरंभिक अरब आक्रमण के समय सिंध का शासक दाहिर था तथा अरोर उसकी राजधानी थी। तो दाहिर की राजधानी कौन सी थी? तो अरोर थी उसकी राजधानी। सिंध पर अरबों का प्रथम सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि सिंध पर अरबों का सफल आक्रमण करने वाला कौन था, तो ये मोहम्मद बिन कासिम था, जो कि ये 712 में सिंध पर सफल आक्रमण किया था। सिंध पर अरब आक्रमण की जानकारी अरबी में लिखी चचनामा नामक ग्रंथ से मिलती है। इस ग्रंथ का फारसी अनुवाद अबू बकर कूफी के द्वारा करवाया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों कि पैगंबर मोहम्मद का संबंध अरबों के किस कबीले से था? पैगंबर मोहम्मद का संबंध अरबों के किस कबीले से था? क्वेश्चन नंबर थर्ड का इसमें राइट आंसर क्या होगा? ये कुरैशी कबीले के थे। किस कबीले? कुरैशी कबीले के थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। कुरैशी कबीला इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि पैगंबर मोहम्मद साहब कुरैशी यानी कि हरसिमा कबीले के से संबंधित थे। इनका जन्म मक्का में हुआ था, जो सऊदी अरब में स्थित है। तो मक्का ये कहाँ पे है? तो मक्का ये सऊदी अरब में स्थित है। मक्का जो कि भारत के पश्चिम में है, इसीलिए भारतीय मुसलमान पश्चिम की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। तो मक्का ये भारत से पश्चिम की तरफ है, इसीलिए जो मुस्लिम होते हैं वो पश्चिम की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं।
मक्का की तरफ। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है कि पैगंबर मोहम्मद के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको इसमें बताना है कि पैगंबर मोहम्मद के संबंध में निम्नलिखित में से इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। आपको इसमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला है कि पैगंबर मोहम्मद ने एक ही ईश्वर की प्रार्थना करने का उपदेश दिया था, जो कि सही है। पैगंबर मोहम्मद के द्वारा एक ही ईश्वर की प्रार्थना करने का उपदेश दिया गया था। बी में कहा जा रहा है कि पैगंबर मोहम्मद ने मतावलंबियों के एक ही समुदाय की सदस्यता का उपदेश दिया था, ये भी इसमें सही है। सी में कहा जा रहा है कि पैगंबर मोहम्मद भाषा एवं संस्कृति से अरब के थे, ये भी इसमें क्या है, सही है। फिर उसके बाद आता है डी में कहा जा रहा है कि पैगंबर मोहम्मद के अनुयायियों ने उन्हें ईश्वर का संदेश वाहक घोषित किया, ये गलत है दोस्तों। ये क्या है, इसमें गलत है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। यही इसमें पूछा गया था कि कौन सा पैगंबर मोहम्मद के बारे में सही नहीं है। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग देखते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन जितने भी होंगे दोस्तों, वो सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि इसके एक्सप्लेनेशन ही से क्वेश्चन भी बन सकते हैं। इसमें दिया गया है कि पैगंबर मोहम्मद के अनुयायियों ने नहीं, स्वयं मोहम्मद साहब ने ही अपने आप को ईश्वर का संदेशवाहक घोषित किया था। तो अनुयायियों के द्वारा उनको संदेशवाहक घोषित नहीं किया गया था। पैगंबर मोहम्मद ने स्वयं को अपने आप को संदेशवाहक घोषित किया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है कि अरबों द्वारा सिंध विजय का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। अरबों द्वारा सिंध विजय का उल्लेख ये किस ग्रंथ में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5 का इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा चचनामा में। कहाँ पे मिलता है, चचनामा में मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 1216 में लिखी गई पुस्तक चचनामा, जो फारसी भाषा में लिखी गई थी, मूल रूप से अरबी का फारसी में अनुवाद है। इसमें सिंध विजय का उल्लेख प्राप्त होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित शासकों के शासनकाल को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। आपको इसमें शासक के शासनकाल को व्यवस्थित करना है, कौन सा सबसे पहले आए थे। तो सबसे पहले इसमें मोहम्मद बिन कासिम, ये सबसे पहले आएगा। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम ये जो कि 711 से 12 ईस्वी तक था। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे महमूद गजनवी आएगा। दूसरे नंबर पे महमूद गजनवी आएगा। महमूद गजनवी ये जो कि 997 से लेकर के 1030 ईस्वी तक था। फिर उसके बाद आएगा इसमें चंगेज खां। चंगेज खां ये तीसरे नंबर पे आएगा। चंगेज खान ये जो कि 1162 से लेकर के 1227 ईस्वी तक था। फिर उसके बाद आता है तैमूर, ये चौथे नंबर पे आएगा। तैमूर, तैमूर ये जो कि 1370 से लेकर के 1405 ईस्वी तक था। तो इसका राइट आंसर होगा पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है शासकों के शासनकाल के सही क्रम में। इसमें सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम जो कि 711 से 12 ईस्वी तक, महमूद गजनवी 997 से 1030 ईस्वी तक, चंगेज खान 1162 से लेकर के 1227 ईस्वी तक, तैमूर 1370 से लेकर के 1405 ईस्वी तक। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य पर मोहम्मद गोरी द्वारा सर्वप्रथम आक्रमण किया गया था। तो किस राज्य पर मोहम्मद गोरी द्वारा सबसे पहले आक्रमण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 का इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो मुल्तान, मुल्तान पे सबसे पहले मोहम्मद गोरी के द्वारा आक्रमण किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मोहम्मद गोरी 1175 ईस्वी में सर्वप्रथम मुल्तान पर आक्रमण किया था। यहाँ का शासक सिया था, अतः उसके राज्य को जीतना अपना धर्म समझता था। कौन, मोहम्मद गोरी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित मुस्लिम विजेताओं में किसने अपनी बहुजातीय सेना में हिंदुओं को नियुक्त किया था। तो बहुजातीय सेना में हिंदुओं को नियुक्त किसके द्वारा किया गया था, कौन से मुस्लिम शासक के द्वारा नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 का इसमें राइट आंसर होगा महमूद गजनवी ने नियुक्त किया था। कौन,
महमूद गजनवी के द्वारा नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने अपनी बहुजातीय सेना में हिंदुओं की नियुक्ति की। तिलक, ये तिलक जो था हिंदू था। यह तिलक हिंदू नामक सैनिक का उप प्रमुख सेनापति नियुक्त किया था। तो ये जो तिलक था ये सैनिक उसका प्रमुख सेनापति बनाया गया था तिलक। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 9 में इसमें दिया गया है राजवंश दिया गया है और राजधानी दिया गया है। तो राजवंश और राजधानी दिया गया है, तो इसमें दिया गया सबसे पहले गुजरात। गुजरात की राजधानी क्या थी? तो गुजरात की राजधानी अहिलवाड़ा थी। गुजरात की राजधानी अहिलवाड़ा थी, दूसरा सही है। चेदी के कलचुरी, चेदी के कलचुरी की राजधानी क्या थी? तो चेदी के कलचुरी की राजधानी त्रिपुरी त्रिपुरी थी। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है। मालाबार के परमार, मालवा के परमार, मालवा के परमार ये जो कि इनकी राजधानी धारा थी। और सकंभरी के चहमान की राजधानी अजमेर थी। तो इसका राइट आंसर होगा ए का इसमें बी सही है, बी का इसमें ए सही है, सी का इसमें डी सही है और डी का इसमें सी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। ए का इसमें दूसरा सही है, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा इसमें क्या है? सही है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि गुजरात के चालुक्य अल्हिलवाड़, चेदी के कलचुरी त्रिपुरी, मालवा के परमार धारा राजधानी थी, सकंभरी के चहमान अजमेर राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हिंदू शाही राज्य की राजधानी महमूद गजनवी के समय कहाँ थी? तो ये था उदय भांडपुर। कहाँ? उदय भांडपुर। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। उदय भांडपुर था, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है, आप देख सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हिंदू शाही राजवंश ने काबुल घाटी और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेशों पर शासन किया। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेशों में स्थित इस हिंदू शाही राज्य की राजधानी उदय भांड या वहिंद भी इसको कहा जाता है। उदय भांडपुर को वहिंद के नाम से भी जाना जाता है। या उदय भांडपुर आए या वहिंद आए, दोनों ऑप्शन सही होगा। हिंदू शाही राज्य मुस्लिम आक्रमण का प्रथम शिकार हुआ। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक कौन था? लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक कौन था? क्वेश्चन नंबर 11 का इसमें राइट आंसर होगा खुसरो मलिक। कौन था? खुसरो मलिक, ये जो कि लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक खुसरो मलिक था, जो कि 1186 में मोहम्मद गोरी ने छल के द्वारा खुसरो मलिक को कैद कर लिया, जिससे संपूर्ण पंजाब पर गोरी का अधिकार हो गया तथा गजनी राजवंश समाप्त हो गया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों कि अलबरूनी के अनुसार कुषाणों के उत्तराधिकारी कौन थे जिन्होंने 10वीं-11वीं सदी में उत्तर भारत पर शासन किया था? तो उत्तर भारत पे शासन किया था 10वीं-11वीं सदी में, ये कौन थे? क्वेश्चन नंबर 12 का इसमें राइट आंसर होगा हिंदू शाही। हिंदू शाही थे, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा हिंदू शाही। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अलबरूनी के अनुसार हिंदू शाही वंश के शासक कुषाण नरेश कनिष्क के वंशज थे। हिंदू शाही राज्य की राजधानी उदय भांडपुर या वहिंद थी। हिंदू शाही राजवंश मुस्लिम आक्रमण का शिकार हुआ। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है कि अरब यात्री इस्तखरी के बारे में क्या सही नहीं है? अरब यात्री इस्तखरी के बारे में बताना है इसमें से क्या सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 में इसमें कहा जा रहा है कि वह खुरासान में खार्क का निवासी था। तो खुरासान में कार्ख का निवासी था, ये जो कि इसमें क्या है? गलत है। उसने 951 में भारत की यात्रा की थी, जो कि सही है। उसने किताब अल अकलीम और
मसालिक वल ममालिक लिखा है, तो ये भी सही है। इसमें कहा जाता है कि उसने विश्व का एक मानचित्र बनाया, तो ये भी सही है। तो इसमें पहला वाला क्या है, सही नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अरब यात्री इस्तिखरी ने 951 में भारत की यात्रा की। इसने किताब अल अकलीम और मसालिक वल ममालिक लिखा है। इस्तिखरी ने विश्व का एक मानचित्र बनाया था, ऐसा उसके बारे में कहा जाता है। वह ईरान के इस्तिखार शहर का निवासी था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है, नाफ्ता और मैंगलोन्स का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस स्थान के क्षेत्र में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 का इसमें राइट आंसर होगा, ये सिंध के क्षेत्र में 712 में किया गया था। सिंध के क्षेत्र में 712 में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि नाफ्ता और मैग्लोन्स का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम सिंध 712 स्थान क्षेत्र में किया गया था। ये बहुत ही खतरनाक हथियार थे। इसमें मैग्लेन्स का प्रयोग आधुनिक मिसाइलों की तरह होता था। क्वेश्चन नंबर 15 है कि चचनामा और बाबरनामा क्रमशः किस भाषा में लिखे गए थे। तो चचनामा और बाबरनामा ये अरबी और तुर्की भाषा में लिखे गए थे। अरबी और तुर्की भाषा में लिखे गए थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि चचनामा की रचना अरबी भाषा में किसी अज्ञात लेखक ने की थी, जिसमें सिंध पर अरबों के आक्रमण का उल्लेख है। बाबरनामा तुर्की भाषा में रचित मुगल शासक बाबर की आत्मकथा है। तो बाबर की आत्मकथा क्या है, तो बाबरनामा है, जो कि ये तुर्की भाषा में लिखा गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म इसमें सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म है जो कि इसमें सुमेलित नहीं है क्वेश्चन नंबर 16 में। तो इसमें दिया गया है कि सिहाबुद्दीन सुहावर्दी अवारिफ उल मारिफ, ये जो कि क्या है, सही है। अल हुजवेरी कस्फ उल महजूब, ये भी सही है। इब्ने अरबी ये फुसूस अल हिकाम, ये भी सही है। अल गजाली ये तहजीब उल अखलाक, ये जो कि क्या है, गलत है। ये क्या है, गलत है। इसका क्या होगा, अल गजाली का। तो अल गजाली का तहफूत अल फलासिफा होगा। तहफूफ अल फलासिफा इसका होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही इसमें क्या है, सुमेलित नहीं है। ये यूजीसी नेट का है, इसलिए ये हार्ड है। इसमें दिया गया है कि सिहाबुद्दीन सुहावर्दी जो कि अवारिफ उल मवारिफ है। अल हुजवेरी ये जो कि कशफ उल महजूब है। इब्ने अरबी ये जो कि फुसूस अल हिकाम है। और सर सैयद अहमद खान तहबीज उल अखलाक है। फिर उसके बाद आता है कि अल गजाली की ये जो कि तहफूत अल फलासिफा है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है। चचनामा ये सिंध का इतिहास है और मूल रूप से ये किस भाषा में लिखा गया है। चचनामा ये अरबी भाषा में मूल रूप से लिखा गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, अरबी भाषा में। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि चचनामा मूल रूप से अरबी भाषा में लिखा गया है। यह मुख्यतः सिंध के इतिहास से संबंधित है, जो अरबों के सिंध के विजय का वृत्तांत है। इसकी रचना अली अहमद ने की है। ज्ञात है कि अरबी लेखक अलबरूनी की पुस्तक तहकीके हिंद, जो कि भारत की खोज, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक अभिकथन और दूसरा तर्क आर है। आपको इसमें पढ़ करके सही उत्तर का चयन करना है। इसको पढ़ करके सही उत्तर का चयन करना है। इसमें दिया गया है अभिकथन ए में कि भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना के साथ इतिहास लेखन कला दृढ़ता से स्थापित हो गई थी, जो कि क्या है, सही है। तर्क आर में कहा जा रहा है कि सल्तनत काल में भारत में कागज उद्योग विकसित हुआ, ये भी इसमें क्या है, सही है। अभिकथन और तर्क
दोनों सही है लेकिन इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। दोनों सही है लेकिन इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना के साथ ही इतिहास लेखन कला दृढ़ता से स्थापित हो गई थी। इस समय के इतिहास की जानकारी अलबरूनी के तहकीके हिंद, मिनहाजुस सिराज, तबकात ए नासरी, अमीर खुसरो की रचना से मिलती है। विदित है कि सल्तनत काल में कागज का उद्योग विकसित हुआ था। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि अलबरूनी की पुस्तक का नाम क्या है, तहकीके हिंद है। मिनाजुस सिराज का क्या है, तबकात ए नासरी है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 में बताना है इसमें कौन सा सही नहीं है। दिया गया इसमें कि कश्मीर के राजनीतिक जीवन में डमार सबसे ज्यादा परेशानी का कारक थे, जो कि ये क्या है, सही है। अलबरूनी कहता है कि केवल शूद्र ही वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते थे, गलत है ये। अलबरूनी कहता है कि केवल शूद्र ही वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते थे, ये इसमें क्या है, गलत है। यही इसका क्या है, राइट आंसर होगा। जबकि इसमें सी में कहा जा रहा है कि इब्न ए आसिर के अनुसार मोहम्मद बिन सुबुक्तगीन के समय में ही मुसलमान बनारस में रहते थे, ये सही है। मुइजुद्दीन के भारतीय आक्रमणों के उद्देश्य की जानकारी के लिए आता मलिक जुवैनी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। आता मलिक जुवैनी एक महत्वपूर्ण स्रोत है, ये भी इसमें क्या है, सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अलबरूनी के अनुसार वेदों का अध्ययन केवल ब्राह्मण ही कर सकते थे, अन्य के लिए वर्जित था। शूद्र के अतिरिक्त अन्य अत्यंत जातियों जैसे वैश्य को भी वेद्यारत्न अधिकार नहीं था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है कि फारसी भाषा में लिखा गया मध्यकालीन भारतीय इतिहास फारसी इतिहास लेखन विधा के रूप में जाना जाता है। इसका केंद्र बिंदु होता है, तो इसका केंद्र बिंदु क्या है, तो शासक वर्ग है। इसका केंद्र बिंदु क्या है, शासक वर्ग है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत में फारसी साहित्य का विकास मुस्लिम विजेताओं के आगमन से प्रारंभ हुआ। यहाँ इसको एक नवीन रूप प्रदान किया गया। यह प्रारंभ में शासक वर्ग तथा अमीर वर्ग की भाषा थी और इनको उन्हीं संरक्षण प्रदान किया गया था। सर्वप्रथम भारत में लाहौर फारसी साहित्य का विकास केंद्र रहा। लाहौर फारसी साहित्य का विकास का केंद्र था सबसे पहले। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि किस अरब यात्री के बारे में कहा जाता है कि वह प्रतिहार नरेश महिर भोज के शासनकाल में भारत आया था। ये किसके बारे में कहा जाता है, तो ये कहा जाता है दोस्तों, ये सुलेमान के बारे में कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, सुलेमान इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि महिर भोज प्रथम, इसका शासनकाल 836 लेकर के 885 ईस्वी तक था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। कल्हड़ तथा अरबी यात्री सुलेमान के विवरणों से हमें भी इसके काल की घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी नाट ए मुहम्मदी को किसने संकलित किया है। तो नाट ए मुहम्मदी को किसने संकलित किया है, ये जो कि पैगंबर मोहम्मद की जीवनी है। क्वेश्चन नंबर 22 का इसमें राइट आंसर होगा जियाउद्दीन बर्नी। कौन है, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा संकलित किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी नाट ए मुहम्मदी को जियाउद्दीन बर्नी ने संकलित किया है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि सिंध पर अरबों के कब्जे के बाद मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया भूमि कर यह कहलाता था। तो क्या कहलाता था, क्वेश्चन नंबर 23 का इसमें राइट आंसर होगा खिराज कहलाता था। खिराज कहलाता था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अरबों ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में सिंध विजय प्राप्त की तथा 2 नए कर लगाया, जिसमें एक जजिया जो धार्मिक कर था तथा दूसरा खिराज जो कि ये भूमि कर था। यह उपज का 2/3
5 भाग से 2/5 से 1/4 तक होता था। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन से ऐतिहासिक रचना भारत में मुस्लिम शासन के प्रारंभ को रेखांकित करती है? तो ये कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 24 का इसमें राइट आंसर होगा चचनामा है। कौन सा है? चचनामा है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा चचनामा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अरबों के भारत आक्रमण के विषय में पर्याप्त सूचना 9वीं शताब्दी के बिलादुरी कृत किताबुल फुतुल अल बलदान में मिलती है। 1216 ईस्वी में लिखित एक अन्य पुस्तक चचनामा है जो कि फारसी भाषा में लिखी गई है। अरबी का फारसी अनुवाद है। भारत पर अरबों के आक्रमण के विषय में पर्याप्त जानकारी मिलता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है कि चचनामा कहाँ के इतिहास की जानकारी से प्रसिद्ध स्रोत है? तो चचनामा ये कहाँ के इतिहास की जानकारी देता है? तो ये सिंध की जानकारी देता है। किसकी? सिंध की जानकारी देता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों के द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारतवर्ष पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकर्ता था। तो भारतवर्ष पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकर्ता कौन था? क्वेश्चन नंबर 26 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो मोहम्मद बिन कासिम था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, मोहम्मद बिन कासिम। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत पर मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। भारी संघर्ष के बाद अरबों ने 712 में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली, किंतु उसका कोई अस्थायी परिणाम नहीं हुआ। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि फतहनामा ग्रंथ का संबंध है। तो फतहनामा ग्रंथ का संबंध किससे है? ये अरबों की सिंध विजय से है। अरबों की सिंध विजय से है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि फतहनामा ग्रंथ में अरबों के द्वारा सिंध विजय का वर्णन मिलता है। अरबों द्वारा भारत को जीतने का काफी प्रयास किया गया और सिर्फ कुछ ही भाग अरब जीत सके। फिर क्वेश्चन नंबर 28 है कि तारीख-ए-सुबुक्तगीन पुस्तक के लेखक कौन है? तारीख-ए-सुबुक्तगीन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक बैहाकी हैं। कौन है? बैहाकी हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि गजनी के शासक सुबुक्तगीन के दरबारी कवि बैहाकी ने तारीख-ए-सुबुक्तगीन की रचना की थी। इतिहासकार बैहाकी को इतिहासकार लेनपुल ने पूर्वी पेप्स की उपाधि दी थी, जिसमें सुबुक्तगीन और उसके पुत्र महमूद की वीरता एवं प्रशासन का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि 731 ईस्वी में अरबों ने सिंधु नदी के तट पर एक नगर स्थापना किया था, जिसका नाम क्या था? तो 731 में अरबों ने एक नगर स्थापित किया था, उसका नाम महफूजा था। क्या था? महफूजा उसका नाम था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, महफूजा उसका नाम था। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 731 ईस्वी में अरबों ने सिंधु नदी के तट पर पहला नगर महफूजा तथा उसके बाद दूसरा नगर मंसूरा को स्थापित किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में सिंध पर आक्रमण किया। मकरान पहुंचकर उसने वहां के राजा की सहायता प्राप्त की तथा ताहिर के शासन से असंतुष्ट जाटों और मेड़ों को अपनी ओर मिला लिया। विद्रोही बौद्धों ने भी उसकी सहायता की। सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने देवल पर आक्रमण करके उसे अपने अधिकार में कर लिया। 17 वर्ष से अधिक की आयु के समस्त पुरुषों का कत्ल करा दिया। उसके आक्रमण से दाहिर स्वयं घबरा गया तथा उसने देवल को उसका सामना करने के लिए कोई सेना नहीं भेजी। इसी प्रकार बिना किसी प्रतिरोध के ही मोहम्मद को सिंध का दक्षिण भाग प्राप्त हो गया। इसके बाद निरून सेहवान सिस्म को भी विजित करता हुआ उसने सिंधु नदी को पार कर लिया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा जा रहा है कि मोहम्मद गोरी की भारत विजय तथा नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण किस ग्रंथ से मिलता है? ये किस ग्रंथ से मिलता है? क्वेश्चन नंबर 31 का इसमें राइट आंसर होगा तबकात ए नासरी में मिलता है। किसमें? तबकात ए नासरी में मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मिनहाजुद्दीन सिराज की पुस्तक तबकात ए नासरी में मोहम्मद गोरी की विजय
भारत विजय तथा नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण दिया गया है। यह पुस्तक सुल्तान नासरुद्दीन महमूद को समर्पित है। मिनहाज प्रथम इतिहासकार था जिसने केवल यह कहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम की मुद्राएं प्रसारित की और खुतबा पढ़वाया। केवल मिनहाजुस सिराज के द्वारा ये कहा गया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था यह अपने नाम की मुद्राएं प्रसारित यानी कि मुद्राएं चलवाया था और खुतबा पढ़वाया था। और अन्य इतिहासकारों के द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कहा गया है कि वह अपने नाम की ना तो मुद्राएं चलवाया था ना ही खुतबा पढ़वाया था। मिन्हाज ने सुल्तान इल्तुतमिश से लेकर के अपने संरक्षक सुल्तान नासरुद्दीन के राज्यकाल का विवरण स्वयं देखी हुई घटनाओं का आधार पर लिखा है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस एक स्थान को अरब यात्रियों ने स्वर्ण ग्रह कहा है। तो स्वर्ण ग्रह किसे कहा गया है? तो स्वर्ण ग्रह ये मुल्तान को कहा गया है। मुल्तान को स्वर्ण नगरी के नाम से कहा जाता था। स्वर्ण नगरी पुकारा जाता था मुल्तान को। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 713 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान पर विजय प्राप्त की। यह अरबों की अंतिम विजय थी। मुल्तान से इतना सारा सोना मिला कि इसके नाम सोने का नगर पड़ गया या स्वर्ण गृह कहा गया। ये जो कि अरब यात्रियों द्वारा रखा गया था। अरब के यात्रियों के द्वारा यह नाम रखा गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा जा रहा है कि उत्तर भारत पर तुर्कों के आक्रमण के समय गुर्जर प्रतिहार वंश किस क्षेत्र में आधिपत्य रखते थे? ये किस क्षेत्र में आधिपत्य रखते थे? क्वेश्चन नंबर 33 का इसमें राइट आंसर होगा कन्नौज में। कन्नौज में ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा कन्नौज। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि उत्तर भारत पर तुर्कों के आक्रमण के समय गुर्जर प्रतिहार वंश कन्नौज क्षेत्र में आधिपत्य रखते थे। 10वीं सदी के मध्य में प्रतिहार साम्राज्य पूर्णतया छिन्न भिन्न हो गया। अब वह कन्नौज के आसपास ही सीमित रहा। राज्यपाल जो विजयपाल का पुत्र था उसने 1018 ईस्वी तक कन्नौज पर शासन किया। उसने महमूद गजनवी के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया तथा कन्नौज पर मुसलमानों ने अधिकार हो गया। राज्यपाल अपना शरीर लेकर भाग खड़ा हुआ तथा महमूद ने कन्नौज को खूब लूटा और राज्यपाल की इस कायरता से नाराज होकर के चंदेल शासक विद्याधर ने उसकी हत्या कर दी। क्वेश्चन नंबर 34 है मुरजुल जहाब का लेखक कौन था? तो मुरजुल जहाब का लेखक कौन था? क्वेश्चन नंबर 34 का इसमें राइट आंसर होगा यह है अल मसूदी। कौन है? अल मसूदी है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा अल मसूदी। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मुरजुल जहाब का लेखक अल मसूदी है, जबकि अल बिल्लादुरी द्वारा रचित ग्रंथ किताब फुतूल अल बलदान है। किताब फुतूल अल बलदान है। ये किसकी है? तो अल बिल्लादुरी की है। किसकी है? ये बिल्लादुरी की है। अलबरूनी द्वारा लिखित ग्रंथ किताबुल हिंद है। अलबरूनी के द्वारा कौन सा किताब लिखा गया है? ग्रंथ अल किताबुल हिंद। इन सभी कृतियों में पूर्व मध्यकालीन भारत तथा सिंध पर अरब आक्रमण की वृत्तांत मिलता है। अरब यात्री सुलेमान ने पाल शासक देवपाल को प्रतिहार और राष्ट्रकूट शासकों में सबसे शक्तिशाली बताया है। फिर उसके बाद आता है गजनवी आक्रमण एवं उसका प्रभाव। गजनवी का आक्रमण एवं उसके प्रभाव को हम लोग देखते हैं। फिर उसके बाद आता है इसमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 35 है कि किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी गई है? तो किताबुल हिंद ये किस भाषा में लिखा गया है? तो ये अरबी भाषा में लिखा गया है। किसमें? अरबी भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि किताबुल हिंद इसको हम लोग तहकीके हिंद के नाम से जानते हैं। किताबुल हिंद या तहकीके हिंद अलबरूनी द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। सर्वप्रथम सचाऊ ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। हिंदी भाषा में इसका अनुवाद रजनीकांत शर्मा के द्वारा किया गया था। इसमें 80 अध्याय हैं। इस ग्रंथ में महमूद गजनवी के समय भारत की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व धार्मिक स्थितियों के बारे में विस्तृत विवरण मिलता है। अलबरूनी का जन्म 973 ईस्वी में खीवा यानी कि मध्य एशिया में हुआ था।
वह मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। उसने हिंदू धर्म, दर्शन, भाषा, साहित्य का अध्ययन किया था। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था। तो अलबरूनी ये जो कि पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम था। इसने भारत में 8 प्रकार के अंत्योजों के बारे में लिखा है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने महमूद गजनवी के विरुद्ध भारतीय राजाओं का एक संघ बनाया था? तो भारतीय राजाओं का एक संघ किसने बनाया था? क्वेश्चन नंबर 36 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो ये बनाए थे कौन? क्वेश्चन नंबर 36 का इसमें राइट आंसर होगा त्रिलोचन पाल। इसमें त्रिलोचन पाल के द्वारा बनाया गया था। त्रिलोचन पाल के द्वारा बनाया गया था और आनंद पाल के द्वारा बनाया गया था। बी और डी इसमें दोनों सही है। तो भारतीय राजाओं का एक संघ आनंद पाल और त्रिलोचन पाल के द्वारा दोनों के द्वारा बनाया गया था। बी और डी इसमें दोनों राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि महमूद गजनवी के विरुद्ध सर्वप्रथम 1009 ईस्वी में हिंदू शाही शासक आनंद पाल ने भारतीय राजाओं का संघ बनाया एवं बहिंद के निकट गजनवी का मुकाबला किया, परंतु पराजित हो गया। इसके पश्चात उसके उत्तराधिकारी त्रिलोचन पाल ने भी कश्मीर एवं बुंदेलखंड के शासकों का सहयोग से महमूद गजनवी से मुकाबला किया, परंतु वह भी परास्त हो गया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा जा रहा है कि इस्लामी स्वर्ण युग के विद्वान को अक्सर विचारधारा का संस्थापक, तुलनात्मक धर्म का जनक और भारत में पहला मानव वैज्ञानिक कहा जाता है। तो ये किसको कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 37 का इसमें राइट आंसर होगा अलबरूनी को कहा जाता है। अलबरूनी को ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। अलबरूनी इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अलबरूनी का जन्म उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज में, जिसे हम लोग आधुनिक समय में खीवा के नाम से जानते हैं। अलबरूनी एक महान गणितज्ञ, दार्शनिक, ज्योतिष और संस्कृत का विद्वान था। महमूद गजनवी ने उसकी योग्यता एवं विद्वता से प्रभावित होकर के उसे राज दरबार में सम्मानित स्थान प्रदान किया था। महमूद के आक्रमण के समय वह कई बार भारत आया और यहाँ की सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक, भौगोलिक, दर्शन और संस्कृत पर गहन अध्ययन किया था। यह कई भाषाओं का जानकार था अलबरूनी, इसीलिए आसानी से उसे किसी भी भाषा में अनुवाद करना आसानी हो जाती थी। उसने अरबी, फारसी तथा पतंजलि के व्याकरण का भी अनुवाद किया है, जिसे भारतीय इतिहास में विचारधारा का संस्थापक, तुलनात्मक धर्म का जनक और भारत में पहला मानव वैज्ञानिक माना जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है कि तहकीके हिंद सुप्रसिद्ध साहित्यिक कृत किसके द्वारा रचित है? ये तहकीके हिंद किसके द्वारा लिखा गया है? क्वेश्चन नंबर 38 का इसमें राइट आंसर होगा अलबरूनी के द्वारा लिखा गया है तहकीके हिंद। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि तहकीके हिंद अथवा किताबुल हिंद नामक पुस्तक के लेखक अलबरूनी, ये जो कि 973 से 1048 ईस्वी तक था। यह एक फारसी विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक, धर्मज्ञ तथा विचारक था। उसकी विद्वता से प्रभावित होकर के महमूद गजनवी ने उसे राज्य ज्योतिष नियुक्त किया था। अलबरूनी फारसी, अरबी, तुर्की, संस्कृत, गणित, खगोल विज्ञान इत्यादि का प्रमुख जानकार था। सुल्तान महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय अलबरूनी भी भारत आया और कई वर्षों तक पंजाब में रहा था। भारत में रह करके जो उसने देखा और अध्ययन किया, उसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपनी पुस्तक तहकीके हिंद अथवा किताबुल हिंद में वर्णन किया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है कि महमूद गजनवी एवं मोहम्मद गोरी के आक्रमण ने किया था। तो महमूद गजनवी एवं मोहम्मद गोरी के आक्रमणों ने ये भारतीय नरेशों की सैन्य दुर्बलता को प्रकट किया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि गजनवी के आक्रमण के बाद भारतीय राजाओं को अपने सैन्य बल की ओर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ समय बाद इस दुर्बलता को मोहम्मद गोरी के आक्रमण ने उजागर कर दिया। गोरी और गजनवी का भारत विजय अभियान प्रमुख था। उसके
अति श्रेष्ठ सैन्य संगठन, युद्ध नीति और सैन्य संचालन पर निर्भर था। सेना का सामंती रूप समाप्त हो गया तथा युद्धों में भाग लेने की विशेषाधिकार किसी भी एक जाति का विशेष का अधिकार नहीं रह गया। तुर्कों ने सेना तेज तर्रार एवं व्यवस्थित नीति का अनुसरण करने वाली थी, जिसका प्रभाव दीर्घ काल में राजपूत सेना पर भी पड़ा था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे महमूद गजनवी ने भारतीय उपमहाद्वीप के विषय में लिखने की जिम्मेदारी दी थी? ये किसे दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 40 का इसमें राइट आंसर होगा, ये दिया गया था अलबरूनी को। अलबरूनी को दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अलबरूनी महमूद गजनवी का दरबारी लेखक था, उसने अपने शासन और विजयों को लिखने की जिम्मेदारी दी थी। क्वेश्चन नंबर 41 है कि महमूद गजनवी के आक्रमण के समय मथुरा का शासक कौन था? तो मथुरा का शासक कुलचंद था। कौन था? कुलचंद था महमूद गजनवी के आक्रमण के समय। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि महमूद गजनवी ने अपना 13वां आक्रमण मथुरा पर किया, जहां का शासक कुलचंद था। मथुरा को सुदृढ़ तथा सब रूपों में सुंदर मंदिरों का नगर कहा जाता था। कुतुबी ने मथुरा की बहुत प्रशंसा की है। महमूद ने मथुरा नगर को विध्वंस कर दिया तथा भीषण लूटपाट किया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 है कि शाहनामा का लेखक फिरदौसी निम्नलिखित में से किसके दरबार का राजकवि था? तो ये किसके दरबार का राजकवि था? क्वेश्चन नंबर 42 का इसमें राइट आंसर होगा महमूद गजनवी के। महमूद गजनवी के था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि शाहनामा का लेखक फिरदौसी महमूद गजनवी का दरबारी कवि था। शाहनामा नामक ग्रंथ ईरान के शासकों का वर्णन है। शाहनामा पुस्तक को बाबर ने अपने साथ भारत लाया था। क्वेश्चन नंबर 43 है कि सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? तो भारत पर ये 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत की अवस्थिति परिस्थितियों में महमूद गजनवी ने भारत पर 11वीं सदी के प्रारंभ में कई बार आक्रमण किए। सर हेनरी इलियट ने बताया है कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 44 है कि महमूद गजनवी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था दोस्तों, अभी हम लोगों ने जस्ट इसके ऊपर पढ़ा था, आनंदपाल और त्रिलोचन पाल के द्वारा। आनंदपाल और त्रिलोचन पाल के द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि महमूद गजनवी के विरुद्ध सर्वप्रथम 1009 ईस्वी में हिंदू शाही शासक आनंदपाल ने भारतीय राजाओं का संघ बनाया, परंतु पराजित हो गया। इसके पश्चात उसके उत्तराधिकारी त्रिलोचन पाल ने भी कश्मीर एवं बुंदेलखंड के शासकों के सहयोग से महमूद गजनवी से मुकाबला किया, परंतु वह भी पराजित हो गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नलिखित में से किस हिंदू शाही शासक ने स्वयं द्वारा प्रज्वलित चिता में कूद करके आत्मदाह कर लिया था? तो कौन किया था? ये किया था दोस्तों जयपाल। जयपाल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। जयपाल इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि महमूद गजनवी के 1001 ईस्वी में पेशावर के निकट हुए आक्रमण में हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल को महमूद गजनवी ने बंदी बना लिया। जयपाल और उसके संबंधियों को 25 हाथी और 2,50,000 दिनार देकर मुक्त किया गया। इस पराजय से क्षुब्ध होकर के जयपाल ने आत्मदाह कर लिया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है कि सिंधु नदी के तट पर महमूद गजनवी से पराजित होने वाला भारतीय राजा कौन था? ये कौन था दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 46 का इसमें राइट आंसर होगा आनंदपाल था। आनंदपाल था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 1009 ईस्वी में महमूद गजनवी ने गुर्जर प्रतिहार शासक आनंदपाल को सिंधु नदी के किनारे एक निर्णायक युद्ध में पराजित किया। सल्टरेंज में स्थित उसकी नई राजधानी नंदन तथा नंदनपुर को तबाह कर दिया। उसने आनंदपाल को नागरकोट नामक किले को
भी तबाह कर दिया। आनंदपाल एक अधीन राजा के रूप में कुछ समय तक लाहौर में राज्य करने की अनुमति दी गई थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 47 है कि उस विद्वान का क्या नाम था जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। तो उस विद्वान का नाम बताना है जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ये था दोस्तों अलबरूनी। कौन था? अलबरूनी। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 973 ईस्वी में खीवा में अलबरूनी का जन्म हुआ। 1017 में अलबरूनी को महमूद गजनवी ने खीवा विजय के समय युद्ध बंदी के रूप में प्राप्त किया था। अलबरूनी विद्वान था, इसीलिए महमूद गजनवी के आक्रमणों के समय भारत आया था। अलबरूनी प्रथम मुस्लिम था जिसने पुराणों का अध्ययन किया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 48 है कि निम्नलिखित शासकों में से किसने अपने सिक्कों के पृष्ठ भाग पर कलिमा का संस्कृत अनुवाद किया? अव्यक्तम महमूद अवतारः ये किसके द्वारा लिखाया गया है? ये लिखाया गया है महमूद गजनवी के द्वारा। महमूद गजनवी के द्वारा लिखाया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, महमूद गजनवी। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अपने पिता सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद महमूद गजनवी ने गजनी पर अधिकार कर लिया। सुल्तान महमूद के साथ ही इस्लाम के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ। वह अजाम का प्रथम सुल्तान माना जाता है। तारीख गुजीदा के अनुसार सिस्तान के राजा खलक बिन अहमद को हराने के बाद वह महमूद ने सुल्तान की पदवी ग्रहण की। इतिहासकार मानते हैं कि महमूद सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने वाला पहला शासक था। महमूद गजनी ने अपने सिक्कों पर एक और कलमा का संस्कृत अनुवाद अव्यक्तम महमूद अवतारः अंकित करवाया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है कि अलबरूनी ने निम्नलिखित में से किन धार्मिक रीतियों के प्रचलन का वर्णन किया है? तो कौन से धार्मिक रीतियों के प्रचलन का वर्णन किया गया है? ये किया गया है दैनिक यज्ञ के बारे में कहा गया है, व्रत के बारे में भी कहा गया है, दान के बारे में भी कहा गया है और तीर्थ यात्रा के बारे में भी कहा गया है। इन चारों के बारे में अलबरूनी के द्वारा धार्मिक रीतियों का प्रचलन करवाया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इसमें क्या है? सही है। तो इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, इसके एक्सप्लेनेशन में कहा जा रहा है कि अलबरूनी महमूद गजनवी की भारत विजय से पहले एक विद्वान तथा राजनयिक के रूप में खीवा देश के अंतिम शासक की सेवा में था। इसके बाद में अलबरूनी ने महमूद के दरबार से संबंध हो गए और जब महमूद ने भारत पर चढ़ाई की तो वे उसके साथ भारत आए। उनकी सबसे महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय रचना उसके द्वारा किया गया भारतीय जीवन का सर्वेक्षण है। उनकी रचना 1017 से 1030 ईस्वी के बीच भारतीय जीवन के अध्ययन एवं निरीक्षण पर आधारित है। महमूद गजनवी के भारतीय अभियान के समय वे उसके साथ साथ भारत आए थे। किताबुल हिंद एक अनुपम कृति है जिसकी रचना उन्होंने की है। इस पुस्तक में उन्होंने भारतीय परंपराओं, रीति रिवाजों, त्योहारों, उत्सव और धार्मिक अनुष्ठानों, दैनिक यज्ञ, पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, व्रत आदि का वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि सुल्तान महमूद के भारत विजय का मुख्य क्या उद्देश्य था? तो इसका मुख्य उद्देश्य बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का इसमें राइट आंसर होगा धन संग्रहण करना। धन संग्रह करना, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, धन संग्रह करना। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सुल्तान महमूद गजनवी सुबुक्तगीन का पुत्र था। 997 ईस्वी में सुबुक्तगीन की मृत्यु के पश्चात वह गजनी का शासक बना। अपने राज्यारोहण के अवसर पर उसने यह प्रतिज्ञा की कि वह प्रत्येक वर्ष भारत पर एक आक्रमण करेगा। इसके अतिरिक्त मध्य एशिया में अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए उसने धन की आवश्यकता थी। भारत में उसे धन की प्राप्ति आसानी से हो सकती थी, अतः धन संग्रह के लिए ही महमूद ने भारत पर एक के बाद एक कई आक्रमण किया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन नंबर 51 कहा जा रहा है कि अधोलिखित विदेशी आक्रमणकारियों में से किसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था? तो सोमनाथ मंदिर को किसके द्वारा लूटा गया था? ये महमूद गजनवी के द्वारा लूटा गया था। महमूद गजनवी के द्वारा सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था।
इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि गजनी वंश का ईरान के शासकों की एक शाखा थी। अलप्तगीन ने इस वंश को एक स्वतंत्र राज्य के शासक के रूप में स्थापित किया था। सुबुक्तगीन इस वंश का एक प्रमुख शासक था तथा अलप्तगीन का दामाद था। 997 ईस्वी में सुबुक्तगीन की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के पश्चात उसके बड़े पुत्र महमूद ने सत्ता ग्रहण किया। अपने राज्यारोहण के अवसर पर उसने भारत पर प्रत्येक वर्ष आक्रमण करने की प्रतिज्ञा की। इसके अतिरिक्त मध्य एशिया में अपने साम्राज्य विस्तार के लिए भी उसने धन की आवश्यकता पड़ती थी। अपने इन्हीं उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए उसने महमूद ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। चूंकि उस समय भारत के मंदिर धन प्राप्ति के प्रमुख स्रोत थे, इसीलिए महमूद ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर काठियावाड़ पर आक्रमण किया तथा वहां से अचूत धन संपत्ति लूट करके गजनी ले गया। 1025 में सोमनाथ पर आक्रमण के समय गुजरात पर सोलंकी शासक भीम प्रथम का शासन कर रहा था, जो कि आक्रमण के समय भाग खड़ा हुआ। फिर उसके बाद आता है फिर उसके बाद फिर उसके बाद आता है कि मोहम्मद गोरी का आक्रमण तथा उसका प्रभाव। तो मोहम्मद गोरी का आक्रमण तथा उसके प्रभाव से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नंबर 52 है कि राय पिथौरा के नाम से कौन सा राजपूत शासक जाना जाता है। तो राय पिथौरा के नाम से कौन सा राजपूत शासक जाना जाता है, तो ये पृथ्वीराज के नाम। ऑप्शन नंबर का फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा पृथ्वीराज। ये यूपी पीजीटी 2021 का क्वेश्चन है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय दिल्ली और अजमेर में चौहान वंशीय शासक पृथ्वीराज तृतीय ने, जिसे राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है, उसका शासन था। वह सभी तत्कालीन भारतीय शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली था। अत्यधिक महत्वाकांक्षी होने के कारण उसने पड़ोसी राजाओं से संघर्ष किया तथा सभी से शत्रुता मोड़ ली। 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया, किंतु 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है। क्वेश्चन नंबर 53 में कहा जा रहा है कि सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने किस भारतीय नरेश को पराजित कर बनारस पर अधिकार किया था। तो क्वेश्चन नंबर 53 का इसमें राइट आंसर होगा जयचंद्र को पराजित किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने भारतीय नरेश जयचंद्र को हराकर बनारस पर अधिकार किया तथा गोरी ने 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज तृतीय को पराजित करने के बाद 1194 में चंदावर के युद्ध में पराजित जयचंद्र को गढ़वाल वंश का महत्वपूर्ण और अंतिम शासक था, जिसको पराजित किया। गढ़वाल वंश कन्नौज से बनारस तक क्षेत्र पर शासन करता था, अतः इस क्षेत्रों पर गोरी का अधिकार हो गया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 54 है कि मेरतुंग की प्रबंध चिंतामणि के अनुसार निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद गोरी को हराया था। तो मोहम्मद गोरी को ये किसने हराया था, तो ये नायिका देवी ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। यहाँ के शासक मूलराज या भीमद्वितीय ने अपनी विधवा मां नायिका देवी के नेतृत्व में अबू पहाड़ के निकट कासहद के मैदान में मोहम्मद गोरी को पराजित किया। भारत में मोहम्मद गोरी की यह पहली पराजय थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 55 है। महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज चौहान ने वहां का अधिकारी किसे बनाया था। तो महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज चौहान ने वहां का अधिकारी किसको बनाया था, तो ये पंजू राय को ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, पंजू राय को बनाया था। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि पृथ्वीराज तृतीय एक महान विजेता और रणबांकुरा सेनानायक था। परमार्दी देव नामक चंदेल राजा को उसने पराजित किया और उसने 1182 ईस्वी में उसकी राजधानी महोबा पर अधिकार कर लिया। इसके बाद उसने महोबा का प्रशासक पंजू राय या पंजवन राय को बनाया था। चंदेल नरेश ऊपरी पृथ्वीराज चौहान की विजय का एक अभिलेखीय साक्ष्य से प्राप्त होता है। इस लेख से ज्ञात होता है कि वह महोबा पर अधिक समय तक
अधिकार न रख सका, महोबा पर अधिक समय तक अधिकार नहीं कर सका। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 56 है। क्वेश्चन नंबर 56 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित भारतीय नरेशों में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। तो मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? ये भीम द्वितीय ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। भीम द्वितीय, इसको मूलराज द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मूलराज द्वितीय के बाद भीम द्वितीय गुजरात के चालुक्य वंश का शासक बना। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के नेतृत्व में तुर्कों ने उसके राज्य पर आक्रमण किया, किंतु कासहद के मैदान में भीम सेकंड ने उन्हें बुरी तरह से पराजित किया। क्वेश्चन नंबर 57 है कि चौहान वंश की ख्याति नाम शासक पृथ्वीराज तृतीय का सिंहासन रोहण किस स्थान पर हुआ था? ये किस स्थान पे किया गया था? तो ये दिल्ली में किया गया था। कहाँ पे? दिल्ली में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है, चौहान वंशी राजा पृथ्वीराज चौहान ने राय पिथौरा दिल्ली में अपना सिंहासन रोहण करवाया था। तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 में मोहम्मद गोरी को पराजित करके क्षमादान दे दिया, जिसके उपरांत पुनः 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने उन्हें पराजित कर बंदी बना लिया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 58 है कि गोरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 58 का इसमें राइट आंसर होगा, ये था कदम्बवास था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि गोरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कदम्बवास था। पृथ्वीराज तृतीय के समय चालुक्य यानी कि सोलंकी शासक भीम द्वितीय था। पृथ्वीराज तृतीय और चालुक्यों के बीच आपसी वैमनस्य के कारण अनेक युद्ध हुए, किंतु दोनों में से कोई एक दूसरे पर निर्णायक विजय प्राप्त नहीं कर सका। अतः जब चालुक्यों पर गोरी ने आक्रमण किया तो पृथ्वीराज तृतीय के लिए चालुक्यों को कमजोर करने का यह सुनहरा मौका मिल गया, इसीलिए उसने चालुक्यों की सहायता नहीं की। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 है कि मोहम्मद गोरी द्वारा परास्त किया गया प्रथम भारतीय शासक कौन था? तो मोहम्मद गोरी द्वारा परास्त किया गया प्रथम भारतीय शासक कौन था? ये पृथ्वीराज था। कौन था? पृथ्वीराज था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मोहम्मद गोरी द्वारा परास्त किया गया प्रथम भारतीय शासक पृथ्वीराज चौहान था। वह तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पराजित होने के बाद 1192 में द्वितीय तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर भारत में तुर्की राज्य की स्थापना किया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 60 है कि 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किस भारतीय शासक को पराजित किया था? तो ये जयचंद को पराजित किया था। किसको? जयचंद को पराजित किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित किया था। 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने चौहान या पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पराजित किया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 61 है कि पृथ्वीराज चौहान किस तुर्की आक्रमणकारी से तराइन के द्वितीय युद्ध में हार गया था? तो ये मोहम्मद गोरी से ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। मोहम्मद गोरी से। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय को मोहम्मद गोरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में पराजित किया था। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 62 है कि पृथ्वीराज चौहान की राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी अजमेर थी। अजमेर इसकी राजधानी थी पृथ्वीराज चौहान की। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अजमेर का शासक पृथ्वीराज तृतीय, जो कि 1177 से 1192 ईस्वी तक ही था। पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है, जिसने 1191 के तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजित किया, परंतु 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में उसकी हार हो गई। फिर क्वेश्चन नंबर 63 है कि निम्नलिखित में से किस चंदेल शासक ने मोहम्मद गजनवी को संधि के लिए विवश कर लिया था? तो किसने किया था? ये विद्याधर थे। कौन से चंदेल शासक? विद्याधर थे। ऑप्शन नंबर इसका
बी वाला राइट आंसर होगा, विद्याधर इसका राइट आंसर होगा। इसके प्रश्न दिया गया है कि महमूद गजनवी का चंदेलों पर प्रथम आक्रमण 1019 से 20 ईस्वी में हुआ था। उस समय चंदेल वंश का शासक विद्याधर था, जो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला, फलस्वरूप महमूद गजनवी को विवश होकर के विद्याधर के साथ संधि करनी पड़ी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 64 है कि मोहम्मद गोरी गजनी जाते हुए किसके द्वारा मारा गया था? तो ये किसके द्वारा मारा गया था? तो ये खोखरे के द्वारा मारा गया था गजनी जाते हुए। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। मोहम्मद गोरी गजनी जाते हुए खोखरे के द्वारा मारा गया था। क्वेश्चन नंबर 65 है कि किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर लक्ष्मी की अंकित थी? तो किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर लक्ष्मी की अंकित थी? ये मोहम्मद गोरी के ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके प्रश्न दिया गया है कि मोहम्मद गोरी ने लक्ष्मी प्रकार की आकृति के सिक्के ढलवाए। कलचूरी तथा चंदेल सिक्कों पर भी लक्ष्मी की आकृति मिलती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 66 है कि अधोलिखित में से किसने भारत में सर्वप्रथम इक्तादारी व्यवस्था का आरंभ किया? तो सबसे पहले इक्तादारी व्यवस्था का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? ये मोहम्मद गोरी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि इक्ता जो कि अरबी भाषा का शब्द है, सर्वप्रथम इस प्रथा के अंतर्गत भूमि विशेष खंडों के राजस्व का अधिकार सेना को उनके वेतन के बदले दिया जाता था। भारत में सर्वप्रथम इक्तादारी व्यवस्था का आरंभ मोइनुद्दीन मोहम्मद गोरी के समय में हुआ था, लेकिन गोरी कभी भी भारत में रह करके शासन नहीं किया, बल्कि अपने सिपह सलार के द्वारा शासन किया था। इसीलिए इल्तुतमिश को ही इक्तादारी व्यवस्था का आरंभकर्ता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 है कि उत्तर भारत पर तुर्कों की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति थी। यह कथन किसका है? तो क्वेश्चन नंबर 67 का इसमें राइट आंसर होगा, ये एम हबीब के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा? एम हबीब के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में गोरी के आक्रमण और उसके विजयों के साथ साथ तुर्कों के रूप में एक नए शासक वर्ग का आगमन हुआ। तुर्कों की इन विजयों के परिणाम केवल राजसत्ता का परिवर्तन मात्र ही नहीं था, बल्कि दो विकसित सामाजिक व्यवस्थाओं के टकराव एवं संघर्षों से नए सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन हुए। मोहम्मद हबीब ने इन परिवर्तनों को एक शहरी क्रांति की संज्ञा दी है। उनके अनुसार तुर्कों ने औद्योगिक और सामाजिक शक्तियों पर वर्षों से चले आ रहे जाति और सैद्धांतिक बंधनों को उखाड़ फेंका है। इसी तरह हबीब उत्तर भारत पर तुर्की विजय को भारत के शहरी कारीगरों की क्रांति मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है कि महान कवि फिरदौसी किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? तो ये किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? तो ये सुल्तान महमूद के दरबार की। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि पूर्व का होमर कहलाने वाला कवि फिरदौसी सुल्तान महमूद गजनवी के दरबार की शोभा बढ़ाता था। इसकी महत्वपूर्ण रचना शाहनामा है। ऐसा कहा जाता है कि शाहनामा लिखते हेतु सुल्तान उसे 60,000 सोने का सिक्का देने का प्रण किया था, अतः अपनी बात से मुकर कर उसके स्थान पर 60,000 चांदी का मिस्कल दिया। परिणामतः फिरदौसी क्रुद्ध होकर के गजनी को सदा के लिए त्याग दिया था। क्वेश्चन नंबर 69 है कि निम्नलिखित में से किसने ऐसे सिक्के जारी करने के आदेश दिए जिन पर हिंदू देवी देवता की आकृति हो? ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये मोहम्मद गोरी के द्वारा आदेश दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मोहम्मद गोरी ने हिंदू देवी की आकृति अंकित सिक्के जारी करवाए। चौहान सिक्कों की तरह उसने दिल्ली में भारतीय ढंग की मुद्रा तैयार करवाई। कन्नौज जीतकर उसने भारत का राजा यानी कि सुल्तान कहलाने के लिए लक्ष्मी की आकृति का स्वर्ण सिक्का तैयार करवाया, लेकिन उसने चांदी की धातु में ही सीमित रहना पड़ा। यह उसकी राजनीतिक चाल थी ताकि वह सुल्तान प्रजा का प्रिय बन सके। तो हम लोगों ने विदेशी आक्रमण को पढ़ा है। इस दिल्ली सल्तनत के बारे में हम लोग देखते हैं। दिल्ली सल्तनत में हम लोग पढ़ेंगे राजनैतिक के बारे में, प्रशासनिक के बारे में, सामाजिक के बारे में, आर्थिक एवं सांस्कृतिक इतिहास के बारे में
देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत में पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जियाउद्दीन बर्नी ने नहीं लिखी थी। तो कौन सी पुस्तक है जो कि जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा नहीं लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों फुतुहात ए फिरोज शाही। फुतुहात ए फिरोज शाही ये जो कि जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक नहीं है। फुतुहात ए फिरोज शाही ये जो कि फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। तारीख फिरोज शाही, फतवा ए जहांदारी और हसरतनामा ये तीनों पुस्तक जियाउद्दीन बर्नी की है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि फुतुहात ए फिरोज शाही ये जो कि फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है, इसके लेखक का कार्य स्वयं फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य अपने आप को एक आदर्श मुसलमान शासक सिद्ध करना था। इसमें इस्लाम धर्म के प्रसार के लिए किए गए कार्यों एवं नीतियों के बारे में विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है, जबकि इसमें जो अन्य सभी रचनाएं दिए गए थे वो जियाउद्दीन बर्नी की थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में ठक्कर पेरू टकसाल के प्रमुख ज्ञाता थे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का इसमें राइट आंसर क्या होगा। ये थे अलाउद्दीन खिलजी के। किसके थे? अलाउद्दीन खिलजी के थे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ठक्कर पेरुमल एक भारतीय गणतज्ञ थे। तो ये क्या थे? एक भारतीय गणतज्ञ थे। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में जिन्हें सिक्कों, धातुओं एवं रत्न विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था, इन्होंने गणित एवं मुद्रा तथा रत्नों पर आधारित अनेक ग्रंथों की रचना किया था। इनका प्रमुख ग्रंथ गणित सार कौमुदी है। इनका ग्रंथ का नाम क्या है? तो गणित सार कौमुदी इनके प्रमुख ग्रंथ का नाम है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है। इसमें आपको बताना है कि दिल्ली सुल्तान के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आपको इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में खारिजदार दिया गया है, ये जो कि फरमानों को भेजने वाला अधिकारी होता था, खारिजदार, जो कि सही है। चौधरी ये जो कि परगना का मुख्य अधिकारी होता था, ये भी सही है। जहांदारी ये जो कि राजस्व व्यवस्था को देखता था, जहांदारी, ये भी सही है। पायक घुड़सवार सैनिक होता था, ये क्या है? गलत है। तो पायक क्या होते थे? पायक ये पैदल सैनिक होते थे। पायक क्या होते थे? तो पायक ये पैदल सैनिक होते थे। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही इसमें क्या है? सही सुमेलित नहीं है। यही इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि खरीदादार ये जो कि फरमानों को भेजने वाले अधिकारी होते थे। चौधरी ये जो कि परगने का मुख्य अधिकारी होता था। पायक ये पैदल सैनिक होते थे। वारगीर या सिलेदार ये जो कि घुड़सवार सैनिक होते थे। जहांदारी ये राजस्व व्यवस्था को देखते थे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया गया है। तो इसमें दिया गया है सबसे पहले दीवाने बंदगान। दीवाने बंदगान ये जो कि फिरोज शाह तुगलक का है। दीवाने बंदगान, तो दीवाने बंदगान किसका है? फिरोज शाह तुगलक का है। दूसरा सही है। दीवाने कोही, दीवाने कोही ये किसका है? तो मोहम्मद बिन तुगलक का है दीवाने कोही। तीसरा सही है। दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज ये जो कि गयासुद्दीन बलबन का है। चौथा सही है। सराय अदल ये अलाउद्दीन खिलजी का है। तो पहला सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए का इसमें दूसरा सही है, बी का तीसरा सही है, सी का चौथा सही है और डी का इसमें पहला वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी का इसमें पहला वाला सही है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। ए का पहला, बी का तीसरा, सॉरी ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला इसमें क्या है? सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि दीवाने बंदगान ये जो कि फिरोज शाह तुगलक का है। दीवाने कोही ये मोहम्मद बिन तुगलक का है। दीवाने अर्ज ये गयासुद्दीन बलबन का है। सराय अदल ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है।
क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि 2.5 दिन का झोपड़ा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 2.5 दिन के झोपड़ा के बारे में बताना है, इसमें से कौन सा कथन सही है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो इसका राइट आंसर होगा, दिया गया है यह तुर्कों द्वारा निर्मित पहली मस्जिद थी। 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि ये क्या है, गलत है पहला वाला। बी में कहा जा रहा है कि इसे गुंबद पर लगे अभिलेख में इसके निर्माण की सुपरवाइजर के रूप में अबू बक्र इब्न अहमद खालू अल हरवानी नामक अंकित है, जो कि क्या है, सही है। फिर उसके बाद आता है सी में कहा जा रहा है कि इसके मेहराब पर लगे अभिलेखों में इसके निर्माण के निरीक्षक के रूप में अहमद इब्न मोहम्मद अल आरिद के नाम का उल्लेख किया गया है, तो ये भी सही है। डी में कहा जा रहा है कि झाली के केंद्रीय मेहराब पर अंकित अभिलेख में इसके निर्माण का श्रेय इल्तुतमिश को दिया गया है, तो ये भी क्या है, ये भी इसमें क्या है, सही है। तो इसमें केवल पहला वाला क्या था, गलत था, ए वाला, और जबकि इसमें बी सी डी वाला क्या है, सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, बी सी डी इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाया गया था। तो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनवाया गया था, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। यह मस्जिद एक संस्कृत विश्वविद्यालय के स्थान पर बनवाया गया था। इस मस्जिद में 7 मेहराब तथा 70 स्तंभ है। इस मस्जिद के गुंबद पर लिखे अभिलेख पर सुपरवाइजर के रूप में अबू बक्र इब्न अहमद खालू अल हराबी का तथा मेहराब पर आगे अभिलेख पर निरीक्षक के रूप में अहमद इब्न मोहम्मद अल आरिद के नाम का उल्लेख किया गया है। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद में जाली के केंद्रीय मेहराब पर अंकित है। अभिलेख में इसके निर्माण का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है। फिर उसके बाद आता है कि भारत में तुर्कों द्वारा निर्मित पहली मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है, जो कि दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि चुंबकीय कुतुबनुमा मैग्नेटिक कंपास का सर्वप्रथम संदर्भ निम्नलिखित में से किस फारसी कृत में मिलता है, ये किस में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6 का इसमें राइट आंसर होगा, ये मिलता है जवामी उल हिकायत में। जवामी उल हिकायत में मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, जवामी उल हिकायत में मिलता है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि चुंबकीय कुतुबनुमा मैग्नेटिक कंपास का सर्वप्रथम संदर्भ जहीरुद्दीन नस्ल मोहम्मद औफी द्वारा फारसी भाषा में रचित ग्रंथ जवामी उल हिकायत व लवामी उल रिवायत में मिलता है। मोहम्मद औफी तुर्क सुल्तान इल्तुतमिश, जो कि इल्तुतमिश का कार्यकाल 1210 से लेकर के 1236 के शासनकाल के दौरान रहते थे। इस पुस्तक में यंत्र उपकरणों के साथ खोजी जानकारियों के बारे में भी विवरण मिलता है। यह पुस्तक उसके मंत्री निजाम अल को समर्पित है। आदाब उल हर्ब व सुजात नामक ग्रंथ रचना फक्र ए मुदबिर ने किया है। फक्र ए मुदबिर ने किया है। फुतूह उस सलातीन नामक पुस्तक के रचनाकार मलिक इसामी है। तो फुतूह उस सलातीन नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है, तो मलिक इसामी है, ये जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। मिफ्ताह उल फुजला मांडू यानी कि मालवा सल्तनत से प्राप्त हुई दुर्लभ शब्दों के संग्रह एवं चित्रकला से संबंधित पांडुलिपियां हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 7 में मंगोल आक्रमण दिया गया है और दिल्ली से संबंधित सुल्तान का शासनकाल दिया गया है। तो इसमें दिया गया है सबसे पहले तैर बहादुर। तैर बहादुर ये किसके शासनकाल में हुआ था इसका आक्रमण, ये जो कि एक मंगोल नेता था, ये मुइनुद्दीन बहराम शाह के शासनकाल में हुआ था। मुइनुद्दीन बहराम शाह के शासनकाल में हुआ था, दूसरा सही है। तरमासिरीन का आक्रमण ये जो कि मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में हुआ था, तीसरा सही है। सीर मुगल का आक्रमण गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में हुआ था, तो चौथा सही है। और
कुतलक ख्वाजा ये जो कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में आक्रमण किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए का इसमें दूसरा सही है, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का इसमें पहला वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि तैर बहादुर का आक्रमण मोइनुद्दीन बहराम शाह के शासनकाल में हुआ था। तरमासिरीन का आक्रमण मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था। सीर मुगल ये गियासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में हुआ था। कुतलक ख्वाजा ये जो कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है कि मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित प्रयोगों या परियोजनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो इनके प्रयोग या अभियान को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले इसमें राजधानी परिवर्तन होगा। राजधानी परिवर्तन होगा। राजधानी परिवर्तन ये 1326 से लेकर के 1327 में ये पहला हुआ था राजधानी परिवर्तन। फिर उसके बाद सांकेतिक मुद्रा चलाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा 1329 से 30 के बीच में सांकेतिक मुद्रा चलाया गया था, ये दूसरे नंबर पे आएगा। फिर उसके बाद आएगा खुरासान अभियान किया गया था 1332 से 34 के बीच में, ये तीसरे नंबर पे आएगा। फिर चौथे नंबर पे कराचिल अभियान हुआ था, ये चौथे नंबर पे आएगा। कराचिल का अभियान 1337 से लेकर के 38 के बीच में किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी ए बी डी। सी ए बी डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। सी ए बी डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक के निम्न प्रयोग परियोजनाओं को कालानुक्रम में दिया गया। इसमें सबसे पहले राजधानी परिवर्तन दिया गया है 1326 से लेकर के 27 में किया था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 से 30 में किया था। खुरासान अभियान 1332 से 34 के बीच किया था और कराचिल का अभियान 1337 से 38 के बीच किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है दोस्तों कि दिल्ली की गद्दी पर रजिया के राज्यारोहण की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं थी? तो दिल्ली की गद्दी पर रजिया के राज्यारोहण की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं थी? आप लोग अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा दोस्तों। अगर आप लोग मुस्लिम आक्रमण को नहीं देखे हों तो जाकर के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें कौन सा आंसर सही है। तो इसमें दिया गया है सबसे पहले में कहा जा रहा है कि दिल्ली के लोगों ने दिल्ली सल्तनत के इतिहास में पहली बार अपनी स्वयं की पहल पर उत्तराधिकारी के मुद्दे का निर्माण किया है, उसके निर्णय किया है। उसके बाद उसे दिल्ली की जनता का समर्थन रजिया की ताकत का मुख्य स्रोत बनाता है, जो कि ये क्या है? सही है। पहला वाला क्या है? सही है। फिर उसके बाद आता है दूसरे वाले में कहा जा रहा है कि उसने लोगों से कहा कि यदि वह उसकी उम्मीदों को पूरा नहीं करती है तो उसे गद्दी से उतार दें। इस प्रकार उसने राज्यारोहण को एक संविदा के रूप में दिया। ये भी सही है। बी वाला भी सही है। सी में कहा जा रहा है कि यह एक महिला को शासक के रूप में स्वीकार करने में तुर्की मानसिकता की मजबूती को दर्शाता है। ये भी इसमें सही है। इसमें तीनों ऑप्शन क्या है? सही है। ए बी सी इसमें तीनों ऑप्शन सही है रजिया के राज्यारोहण के संदर्भ में। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ए बी सी इसमें क्या है? सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि रजिया सुल्तान जो कि 1236 से 1240 तक इसका शासन था। पहली बार दिल्ली की जनता ने उत्तराधिकार के प्रश्न पर स्वयं निर्णय लिया था। उत्तराधिकार के प्रश्न पर इल्तुतमिश ने कहा कि मेरे पुत्र भोग विलास में ग्रस्त हैं और कोई भी शासन करने योग्य नहीं है। रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग करके पुरुषों के समान कुबा यानी कि कोट और कुल्हा यानी कि टोपी पहन करके जनता के सामने आने लगी। मिनहाज कहते हैं कि 3 वर्ष 6 माह और 6 दिन तक शासन किया था। कौन? रजिया सुल्तान। सुल्तान रजिया एक महान शासकिया थी। वह बुद्धिमान, न्यायप्रिय, उदारचित, प्रजा की शुभ चिंतक
समदृष्ट प्रजापालक व अपनी सेनाओं की नेता थी। उसमें सभी बादशाही गुण विद्यमान थे, सिवाय नारीत्व के। इसी के कारण मर्दों की दृष्टि में सब गुण बेकार था। फिर उसके बाद आता है कि रजिया के राज्यारोहण में दिल्ली की सेना, जनता, अधिकारियों का सहयोग था। उसने जुमा यानी कि शुक्रवार की नमाज में लाल वस्त्र यानी कि न्याय मांगने का प्रतीक था, लाल वस्त्र उस समय धारण करके जनता से सहयोग मांगा था, तथा उसने कहा कि यदि मैं उनके जनता यानी कि उम्मीदों को नहीं पूरा करती हूं तो मुझे निसंकोच दिल्ली के गद्दी से उतार दें। इस प्रकार उसने राज्यारोहण को संविदा यानी कि अस्थायी रूप में दिया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत में बरीद ए मुमालिक अधिकारी था। तो बरीद ए मुमालिक ये दिल्ली सल्तनत में अधिकारी था। कौन से था? ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था बरीद ए मुमालिक। गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था बरीद ए मुमालिक। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ये यूपी टीजीटी 2021 का क्वेश्चन है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि दिल्ली सल्तनत में बरीद ए मुमालिक जो कि गुप्तचर विभाग का अधिकारी होता था, इसका अध्यक्ष बरीद ए मुमालिक कहलाता था। यह राज्य का सर्वप्रमुख समाचार लेखक भी था। इसके अधीन गुप्तचर, संदेशवाहक व डाक चौकियां होती थी। इसके अंतर्गत अनेक बरीद शहरों, बाजारों एवं प्रत्येक आबादी वाले स्थानों पर नियुक्त थे। वे गुप्त सूचनाएं बरीद ए मुमालिक को भेजते थे, जिस तरह वह सुल्तान की सेवा को प्रेषित करता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित सुल्तानों में से किस एक ने खलीफा की सत्ता को मान्यता देना बंद कर दिया था? तो कौन सा सुल्तान था जो कि खलीफा की सत्ता को मान्यता देना बंद कर दिया था? तो ये था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है दोस्तों कि कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी अप्रैल 1316 में गद्दी पर बैठा। वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया तथा खलीफा की सत्ता को मानने से इनकार किया। उसने उल इमाम व खलीफत उल अल्लाह की उपाधि धारण की थी। वह अपने योग्य पिता के अयोग्य पुत्र था। वह अपने योग्य पिता का अयोग्य पुत्र था। उसे नग्न स्त्री और पुरुषों की संगत पसंद थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है कि तारीख मुबारक शाही का लेखक कौन है? तो तारीख मुबारक शाही के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 12 का इसमें राइट आंसर होगा याहिया बिन अहमद सरहिंदी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी ये तारीख मुबारक शाही के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि तारीख मुबारक शाही का लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी हैं। तारीख मुबारक शाही की रचना याहिया बिन अहमद ने सैयद वंश के शासक मुबारक शाह के संरक्षण में किया था। यह ग्रंथ सैयद वंश का एकमात्र समकालीन स्रोत माना जाता है। याहिया बिन अहमद सरहिंदी मुबारक शाह का समकालीन था। उसने यह ग्रंथ मुबारक शाह को समर्पित किया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मस्जिद भारत में प्रथम तुर्की मस्जिद था? तो कौन सा मस्जिद भारत में प्रथम तुर्की मस्जिद था? क्वेश्चन नंबर 13 का इसमें राइट आंसर होगा कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में स्थित हिंदू मुस्लिम शैली पर निर्मित प्रथम भवन है। तो हिंदू मुस्लिम निर्मित शैली पर प्रथम भवन है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। यह पृथ्वीराज चौहान पर विजय पाने की स्मृति में करवाया गया था। इस मस्जिद के संबंध में कहा जाता है कि इसका निर्माण जैन मंदिर के ध्वंसावशेषों पर बना हुआ है। पहले यहाँ एक वैष्णव मंदिर था। इसी विष्णु मंदिर को तोड़ करके ऐबक ने दिल्ली व भारत की प्रथम मस्जिद का निर्माण करवाया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है
क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत में चहलगानी का सदस्य संबंधित थे। तो दिल्ली सल्तनत के जो चहलगानी थे वह किससे संबंधित थे? तो ये तुर्क से संबंधित थे। किससे? तुर्क से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। तुर्क से संबंधित थे चहलगानी। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि साम्राज्य विस्तार के बाद इल्तुतमिश ने उस संगठन करने का प्रयास किया। उसने 40 गुलाम सरदारों के गुट अर्थात तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया। इल्तुतमिश ने मुइजुद तथा कुतुबिक अमीरों के वर्चस्व से मुक्ति पाने के लिए तथा प्रशासनिक कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए नवीन शासक वर्ग का गठन किया, जिसमें से इसमें दो प्रमुख दल थे। पहला था इसमें तुर्कदास और दूसरा था ताजिक चहलगानी। इसमें सर्वाधिक शक्तिशाली तुर्क शासक थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत में मुस्फिर ए मुमालिक जाना जाता है। तो मुस्फिर ए मुमालिक ये महालेखाकार के नाम से जाना जाता है। महालेखाकार ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। महालेखाकार इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि वजीर के अधीन अनेक कर्मचारी होते थे, जिसमें नायब वजीर, मुस्फिर ए मुमालिक और मुसैफी ए मुमालिक को विशेष महत्व प्राप्त था। नायब वजीर से निम्न श्रेणी पद पर मुस्फिर ए मुमालिक यानी कि महालेखाकार होता था। दीवाने विजारत विभाग में लेखा परीक्षा अनुभाग का संचालन मुस्फिर ए मुमालिक एवं मुसौफी ए मुमालिक नामक अधिकारी के द्वारा होता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है कि भारत में मस्जिद का एक प्रारंभिक उदाहरण है जिस पर मुस्लिम विचारों के प्रभाव की अधिकता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का इसमें राइट आंसर होगा जन्नत खान मस्जिद में। जन्नत खान मस्जिद में इसमें मुस्लिम विचारों के प्रभाव की अधिकता मानी जाती है। ये जो कि भारत में पहली मस्जिद मानी जाती है प्रारंभिक। ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा जन्नत ए खान। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जन्नत खान या जमैयत खाना मस्जिद भारत में मस्जिद का एक प्रारंभिक उदाहरण माना जाता है जिस पर मुस्लिम विचारों के प्रभाव की अधिकता है। इस मस्जिद का निर्माण दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के समीप करवाया गया था। पूर्णतः इस्लामी शैली से निर्मित इस मस्जिद में लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 में कहा जा रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान के द्वारा गठों का दमन किया गया था। तो दिल्ली के किस सुल्तान के द्वारा ठगों का दमन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा ठगों का दमन किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जलालुद्दीन खिलजी एक उदार, विनम्र और दयालु व्यक्ति था। वह रक्तपात से घृणा करता था। जलालुद्दीन पहला शासक था जिसने अपने विरोधियों को संतुष्ट करने का प्रयास किया। चोरों एवं ठगों के विषय में भी जलालुद्दीन ने अपनी उदारता की नीति ही परिचय दिया। चोरी, लूटमार, डकैती व हत्या करने वाले लगभग 1000 ठग दिल्ली में पकड़े गए। सुल्तान ने उन्हें दंडित नहीं किया बल्कि एक नाव में बिठा करके बंगाल की ओर रवाना कर दिया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है कि खिलजी वंश के निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। तो किलोखरी को अपनी राजधानी किस शासक के द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 का इसमें राइट आंसर होगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि खिलजी वंश का स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा किया गया था। इस वंश में कुल 4 शासक हुए, लगभग 30 वर्ष तक शासन किए। जलालुद्दीन जो कि ये खिलजी कबीले का तुर्क था जिसका राज्यारोहण 13 जून 1290 ईस्वी के कैकूबाद के द्वारा बनवाया गया अपूर्ण किलोखरी या किलूगढ़ी के महल में करवाया गया था। उसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया और उसने 1 वर्ष तक वहीं रहने का निश्चय किया क्योंकि दिल्ली की जनता इल्बरी तुर्कों के शासन से 80 वर्षों से
अभ्यस्त हो चुकी थी, अतः वह एकाएक जलालुद्दीन के शासन को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि इब्न बतूता किस क्षेत्र से भारत आया। इब्न बतूता ये किस क्षेत्र से भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 19 का इसमें राइट आंसर होगा, ये आया था उत्तरी अफ्रीका से। उत्तरी अफ्रीका से इब्न बतूता आया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि इब्न बतूता का मूल नाम शेख फतह अबू अब्दुल्लाह था, जो मोरक्को यानी कि उत्तरी अफ्रीका का मूल निवासी था। 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में भारत आया तथा 14 वर्षों तक भारत में रहा। मोहम्मद तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया तथा वह 10 वर्षों तक इस पद पर रहा। तो 10 वर्षों पर इस पद पे रहा था, काजी के पद पे इब्न बतूता। कालांतर में उसके विरुद्ध कुछ भ्रष्टाचार तथा बेईमानी के आरोप लगे, जिसके कारण सुल्तान ने उसे अप्रसन्न होकर के कारागार में डाल दिया, किंतु बाद में उसे रिहा कर दिया गया और 1342 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक ने उसे अपना दूत बना करके चीन भेजा, परंतु रास्ते में जहाज खराब हो जाने के कारण वह बीच रास्ते से ही वापस लौट आया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है कि सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या है। तो सल्तनत काल में आपको फवाजिल का अर्थ बताना है क्वेश्चन नंबर 20 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फवाजिल का अर्थ क्या होता है। तो फवाजिल का अर्थ होता है कि इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि थी। सल्तनत काल में प्रत्येक इक़्तिदार को कुछ भूभाग आवंटित की जाती थी, इसे इक्ता कहा जाता था। इस भूभाग से होने वाली आय से इक़्तिदार अपना वेतन और सेना पर होने वाले खर्च पर व्यय करता था। इस खर्च के अतिरिक्त जो रकम शेष बचती थी, इसे फवाजिल कहा जाता था, जिसे सरकारी खजाने में जमा करना पड़ता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि सिंचाई कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था। सिंचाई कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था। क्वेश्चन नंबर 21 का इसमें राइट आंसर होगा, फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक ये सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि शक ए हर्ब या हाब ए सर्ब यानी कि सिंचाई कर लगाने वाला फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान माना जाता है। इस कर की दर कुल उपज की 10% रखी गई थी। इस कर से फिरोज शाह तुगलक ने 2 लाख टन का वार्षिक आय प्राप्त होती थी। वह इसे धार्मिक व्यक्तियों विद्वानों के बीच दान के रूप में बांट देता था। इसमें कुछ महत्वपूर्ण विशेष तथ्य दिए गए हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि फरिश्ता के अनुसार जहां पर नहरें नहीं थी, वहां फिरोज ने बांध बनवा करके 30 विशाल जलाशयों का निर्माण करवाया था। अफीफ के अनुसार सुल्तान ने दिल्ली व उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में 7 बांधों का निर्माण करवाया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने चराई कर लगाया। तो दिल्ली के किस सुल्तान के द्वारा चराई कर लगाया गया था। ये लगाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चराई कर लगाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व के अतिरिक्त सर्वप्रथम चराई कर लगाया। चराई कर या चरी कर भी सभी दुधारू पशुओं गाय, बकरी, भैंस, भेड़ आदि पर लगाया जाता था। इसमें विशेष तथ्य दिए गए हैं। इसमें कहा जा रहा है कि फरिश्ता के अनुसार साधारण किसान यानी कि बलाहार और मुकद्दम के लिए मवेशियों की निम्नलिखित संख्या निश्चित की गई थी। जैसे खेती के लिए 2 जोड़ी बैल, 2 गायें, 1 जोड़ी भैंस व 10 बकरियां अर्थात कर से मुक्त थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि राजस्व प्रणाली के अंतर्गत खालसा क्षेत्र में मापन प्रणाली के स्थान पर उपज के बंटवारे की प्रथा लाने की दिशा में
ठोस कदम निम्नलिखित में से किसके द्वारा उठाया गया था? ये किसके द्वारा उठाया गया था? ये गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, गयासुद्दीन तुगलक इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बर्नी इस संबंध में विवरण देता है कि गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन की पैमाइश व्यवस्था, जिसके अंतर्गत जोत में आने वाले क्षेत्र के अनुसार किसानों को राज्य का हिस्सा देना पड़ता था, इसको त्याग दिया तथा नक्श या हुक्म ए हासिल यानी कि जमीन की पैदावार को मोटे तौर पर आंकना और बटाई प्रणाली को पुनः शुरू किया। उसने खालसा क्षेत्र में मापन प्रणाली के स्थान पर उपज के बंटवारे की प्रथा लाने की दिशा में ठोस कदम उठाए, जिसे किसानों को राहत देने वाला उपक्रम माना गया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि सिक्कों पर टकसाल के नाम लिखाने की परंपरा भारत में किस सुल्तान ने शुरू किया था? तो ये शुरू किया गया था किसके द्वारा? ये इल्तुतमिश के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, इल्तुतमिश इसका राइट आंसर होगा। आइए इसके एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि इल्तुतमिश प्रथम सुल्तान था जिसके सिक्कों पर टकसाल यानी कि जिस शहर में वे ढाले जाते थे उसका नाम उत्कीर्ण करवाने की परंपरा प्रारंभ की। सर्वप्रथम 1219 ईस्वी में चांदी के टंके पर उसके एक सिक्के पर टकसाल का नाम बिल्लाल हिंद मिलता है। फिर उसके बाद आता है इसमें कुछ महत्वपूर्ण विशेष तथ्य दिए गए हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसमें दिया गया है कि बलबन ने अलवर, सुल्तानपुर, फकराबाद में नए टकसाल गृह खुलवाए थे। फिर उसके बाद आते हैं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या किया गया था। इसमें अलाउद्दीन खिलजी के स्वर्ण सिक्कों का भार 167 से 170 ग्रेन बताया जाता है। ये दिल्ली व देवगिरी से निर्गत किए गए हैं। इन सिक्कों पर अंकित अनुश्रुति भी पूर्व के सिक्कों से भिन्न है। वह इनमें से एक और अल सुल्तान अल आजम, अल सुल्तान अल आजम, अलाउद्दीन वाला दीन अबू अल मुजफ्फर, मोहम्मद शाह अल सुल्तान, खिलाफतेह नासरी अमीर मोमनी तथा दूसरी ओर सिकंदर सानी यामनी अल दूसरा सिकंदर, दूसरी ओर क्या दिया गया है तो सिकंदर सानी यामनी अल, ये दूसरी ओर सिकंदर द्वितीय सिकंदर के साथ टकसाल के नाम व तिथि अंकित करवाया था। इस प्रकार उसने अपने सिक्कों से खलीफा का नाम हटवा दिया था। तो खलीफा का नाम किसने हटवाया था तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तीसरा है कि मोहम्मद तुगलक के समय सर्वाधिक टकसाल ग्रोहों के सिक्के निर्गित करवाए गए थे, जैसे दिल्ली, धार में, रणथंभौर में, लखनऊती में करवाया गया था, सतगांव में, सुल्तानपुर में करवाया गया था, मुल्क ए तिगलक में करवाया गया था, तुगलकपुर में करवाया गया था, तुगलकपुर जिसे हम लोग तिरहुत के नाम से जानते हैं, और दौलताबाद में करवाया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि सुल्तानगढ़ी मकबरा था तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा ये कहाँ था? सुल्तानगढ़ी का मकबरा ये किसके द्वारा बनवाया गया था? क्वेश्चन नंबर 25 का इसमें राइट आंसर होगा, ये बनवाया गया था नासरुद्दीन महमूद का, नासरुद्दीन महमूद का है सुल्तानगढ़ी का मकबरा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। ये इल्तुतमिश का पुत्र है नासरुद्दीन महमूद। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सुल्तानगढ़ी मकबरा यह जो कि इल्तुतमिश का पुत्र नासरुद्दीन महमूद का मकबरा 1231 ईस्वी में निर्मित करवाया गया था, जो कि कुतुब मीनार से 3 मील दूर पर मलकापुर में स्थित है। इल्तुतमिश भारत में मकबरा शैली का स्थापत्य का जन्मदाता कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मकबरा शैली के जन्मदाता किसे कहा जाता है तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित शासकों के शासनकाल पर विचार कीजिए और इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इनके शासकों के शासनकाल को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है मसूद शाह। मसूद शाह ये जो कि 1242 से लेकर के 1246 तक था, 1242 से लेकर के 1246 तक था मसूद शाह। बहराम शाह, बहराम शाह ये जो कि 1240 से लेकर के 1242 तक था, 1242 तक था, 1240 से लेकर के 1242 तक था। फिर उसके बाद आता है
फिर उसके बाद आता है रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज, इसका शासनकाल रुकनुद्दीन फिरोज का 1236 तक है। 1236 से है, 1236 से है रुकनुद्दीन फिरोज का शासनकाल। फिर उसके बाद आता है नासरुद्दीन महमूद। नासरुद्दीन महमूद का शासनकाल 1246 से लेकर के 1265 ईस्वी तक था, 65 ईस्वी तक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा तो तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि रुकनुद्दीन फिरोज ये जो कि अप्रैल मई 1236 से लेकर के बहराम शाह 1240 से 42 तक, महसूद शाह 1242 से 46 तक, नासरुद्दीन महमूद ये जो कि 1246 से 65 तक था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने शाही पुस्तकालय किताब खाना एक खास में खगोल शास्त्र और कुतुब नुमा पर अनेक किताबें जमा रखी थी, और जो चाहता था कि उसका उपयोग जो भी इच्छुक हो वे सभी कर सकते हैं। ये किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने अपने शाही पुस्तकालय किताब खाना एक खास में खगोल शास्त्र, दर्शन, कुतुब नुमा आदि विशेष से संबंधित किताबें जमा रखी थी, जो कि सभी के लिए सर्वसुलभ थी। जो व्यक्ति चाहे उसका उपयोग कर सकता था। इसके समय संस्कृत में फारसी में अनुदित सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ दलायल ए फिरोजशाही, फारसी भाषा में इसका अनुवाद अजीनुद्दीन किरमानी के नामक विद्वान के द्वारा किया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने स्वयं अपनी आत्मकथा फुतूह ए फिरोजशाही की रचना की है। तो फुतूह ए फिरोजशाही की रचना किसकी है? ये फिरोज शाह तुगलक की है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है कि इल्तुतमिश के कुलीन वर्ग में ताजिक निम्नलिखित में से किस श्रेणी के लोग थे? तो ये ताजिक किस श्रेणी के लोग थे? तो ताजिक ये थे उच्च वंशीय गैर तुर्की विदेशी थे। उच्च वंशीय गैर तुर्की विदेशी थे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि इल्तुतमिश ने अमीरों के प्रभाव से मुक्त पाने तथा अपने प्रशासनिक कार्यों में सहायता प्राप्त करने के लिए दो नवीन शासक वर्ग को स्थापित किया। पहला इसमें ताजिक था, दूसरा तुर्क गुलाम थे। इसमें ताजिक जो कि एक उच्च वंशीय गैर तुर्की विदेशी थे, ये लोग सुरक्षा और जीविका की खोज में भारत आए थे। इल्तुतमिश के प्रधानमंत्री निजामुत मुल्क जुनैदी तथा इसामी के पूर्व ताजिक वर्ग ही शामिल थे। फिर उसके बाद आता है कि इल्तुतमिश के समय तक तुर्क गुलाम शमसी गुलाम स्वामी भक्त थे। इसकी मृत्यु के बाद तुर्की दास यानी कि तुर्की गुलाम अधिकारी थे। अपने आप को सुल्तान का दास कहने लगे। तुर्की गुलाम के इस वर्ग से इल्तुतमिश ने चालीसा दल बनाया था। तुर्की गुलाम की नियुक्ति प्रशासनिक व सैनिक के महत्वपूर्ण पदों पर होती थी। इसे इल्तुतमिश का प्रमुख सलाहकार थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा जा रहा है कि अपने राज्यारोहण के तुरंत बाद निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपनी रियाया को अपने इस निश्चय से आश्वस्त किया कि वह अपने पिता के ही कदमों पर चलेगा, और यह घोषणा की कि मेरे राज्य की सीमा के भीतर मौजूद प्रत्येक बुजुर्ग शख्स मेरे पिता के समान है, और हर नौजवान मेरे भाई के समान प्यारा है और स्नेह का हकदार होगा। ये किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया था दोस्तों, ये कहा गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 1325 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक यानी कि उलुग खां अपने पिता गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद ही गद्दी पर बैठा। राज्यारोहण के बाद 40 दिन तक वह तुगलकाबाद में रहा। उसके पश्चात दिल्ली में प्रवेश किया। इन्होंने अपने रियाया यानी कि रियाया का मतलब होता है प्रजा को सोने और चांदी के सिक्के बांटा तथा अमीरों को ऊंचे पद पर नियुक्त किया। इसामी के
अनुसार सत्ता प्राप्ति के बाद उसने घोषणा की कि मेरे स्नेहपूर्व दृष्टि में मेरी साम्राज्य का प्रत्येक वृद्ध पुरुष मेरे पिता के समान है और प्रत्येक युवक यानी कि हर नौजवान बहराम खान के समान मेरा भाई है। राजमुंदरी अभिलेख में उसे दुनिया का खान कहा गया है। मोहम्मद तुगलक ने बिना किसी भेदभाव के पदों का आवंटन योग्यता के आधार पर किया था। वह होली में भाग लेने वाला पहला सुल्तान था। इब्न बतूता तथा बर्नी अपनी रचनाओं में उसकी नीतियों का वर्णन किया है। बलबन रक्त और लौह की नीति धारण करने वाला पहला सुल्तान था। अलाउद्दीन खिलजी ने धर्म एवं राजनीति पृथक्करण, निरंकुशता के सिद्धांत को प्रबल बनाना, साम्राज्यवाद एवं राज्य हित की प्राथमिकताएं दी थी। सिकंदर लोदी ने अफगान भ्रातृत्व भाव की जगह तुर्की राजत्व से प्रभावित था। वह कहता है कि यदि मैं अपने एक गुलाम को पालकी में बैठा दूं, तब मेरे आदेश से सरदार उसे कंधे पर उठा लेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है कि वह सुल्तान जिसे उसकी उदारता के लिए लाखबख्श के नाम से जाना जाता था, उसका नाम क्या था? तो लाखबख्श किसे कहा जाता था? लाखबख्श ये कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाखबख्श के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 भारत में तुर्की साम्राज्य का संस्थापक था। वह एक गुलाम था जिसे मोहम्मद गोरी ने खरीदा था। वह अपनी योग्यता और कुशलता नेतृत्व से वह 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में उपरांत मोहम्मद गोरी के द्वारा भारतीय साम्राज्य का शासक नियुक्त हुआ था। हसन निजामी तथा फक्र ए मुदबिर जैसे विद्वान उसके दरबार में आश्रय पाते थे। दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम तथा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाई थी। मुसलमान लेखकों ने उसकी उदारता के कारण लाखबख्श कहा गया था तथा सुरीले स्वर में कुरान पढ़ने के कारण कुरान खा कहा गया तथा तबकाते नासरी का लेखक मिनहाजुस सिराज ने ऐबक को हातिम द्वितीय कहा। दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया, लेकिन इसको पूरा कार्य किसके द्वारा करवाया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है कि 1232 के ग्वालियर अभियान की स्मृति में एक स्मारकीय सिक्का जारी किया गया। इस पर इल्तुतमिश के अतिरिक्त किसका नाम उत्कीर्ण किया था? तो क्वेश्चन नंबर 31 का इसमें राइट आंसर होगा, ये किया गया था रजिया सुल्तान के। रजिया सुल्तान ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। रजिया सुल्तान इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि इल्तुतमिश जो कि ये 1210 से 1236 ईस्वी तक शासक था, यह इलबरी जनजाति का तुर्क था। यह ऐबक का दास था। तुर्क अमीरों व सैनिक अधिकारियों ने इसे दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाया था। 1229 में बगदाद के खलीफा अल मुस्तबिर बिल्लाह ने खिलियत वैधानिक स्वीकृति व प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। 1231 ईस्वी में ग्वालियर को घेरा डाला गया और 1 वर्ष के कठिन संघर्ष के बाद विजय कर लिया गया तथा इस अभियान की विजय की स्मृति में सिक्का जारी किया गया, जिसमें इल्तुतमिश और उसकी योग्य पुत्री रजिया सुल्तान का नाम उत्कीर्ण करवाया गया है, जो कि उम्मतुल निस्वा के नाम से सिक्के पर अंकित करवाया गया है। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए। चांदी का टंका 175 ग्रेन का था। उस समय अरबी भाषा में लेख उत्कीर्ण करवाया। आरपी त्रिपाठी इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। तो आरपी त्रिपाठी ये इतिहासकार हैं, इनके द्वारा इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 32 है कि बलबन के राजत्व सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बलबन के राजत्व सिद्धांत के संबंध में बताना इसमें से कौन सा कथन सही है। पहला दिया गया है कि राजत्व पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व है, राजा ईश्वर की प्रतिछाया है, जो कि क्या है? सही है। दूसरा है कि बाहरी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को राजत्व के लिए अनिवार्य नहीं समझा जाता था, ये क्या है? गलत है। फिर उसके बाद आता है
तीसरा है कि बलबन ने उच्च कुल और निम्न कुल में पैदाइश के फर्क को बार बार रेखांकित किया है। ये भी क्या है इसमें, ये इसमें सही है, ये इसमें क्या है, सही है। बलबन ने उच्च कुल और निम्न कुल की पैदाइश के फर्क को बार बार रेखांकित किया है, जो कि क्या है, सही है। डी में कहा जा रहा है कि बलबन का विचार था कि ईरानी रीति रिवाजों तथा जीवन शैली के अनुकरण की आवश्यकता नहीं थी। ये भी इसमें क्या है, गलत है। तो इसमें ए और सी क्या है, सही है। ए और सी इसमें सही है, जबकि बी और डी इसमें क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ए और सी इसमें क्या है, सही है। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि गयासुद्दीन बलबन जो कि 1265 से 87 तक ये दिल्ली का सुल्तान था। ये गुलाम वंश यानी कि मामलुक वंश का शासक था। इसका राजत्व सिद्धांत शक्ति, प्रतिष्ठा और न्याय पर आधारित था, जो कि निरंकुश राजत्व की नींव रखी। राजत्व की प्रतिष्ठा को उच्च सम्मान दिलाने के लिए राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व नियाबते खुदाई मानता है तथा मान मर्यादा की दृष्टि से वह केवल पैगंबर के बाद ही राजा जिल्ले अल्लाह अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। उसका हृदय दैवीय प्रेरणा व क्रांति का भंडार है। ईश्वर उसे राजसीय दायित्व की पूर्ति के लिए प्रेरित व निर्देशित करता है। बलबन ने स्वयं को फरदौसी के शाहनामा में वर्णित तुर्की पौराणिक व वीर अफरासियाब का वंशज बताया है। कुलीन व्यक्तियों न वह व्यक्तिगत संपर्क में रखता था, न ही उसे कोई पद देता था। उसने कहा कि जब मैं किसी तुच्छ परिवार के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरे शरीर की नाड़ी क्रोध से उत्तेजित हो जाती है। उसने सिजदा तथा पैबोस जो फारसी परंपरा थी उसे प्रचलित करवाया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा जा रहा है कि इब्न बतूता वर्णन करता है कि सुल्तान ने पुरुष गुलामों को मुक्त करने के लिए बुधवार का दिन, महिला गुलामों को मुक्त करने के लिए शुक्रवार का दिन तथा पुरुष गुलामों को शादी महिला गुलामों से करने के लिए शनिवार का दिन और तय किया तथा सुल्तान को पहचानिए। तो कौन सा सुल्तान था? तो क्वेश्चन नंबर 35 का इसमें क्वेश्चन नंबर 33 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो ये सुल्तान का नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि इब्न बतूता मोरक्को जो कि अफ्रीका का निवासी था, उसकी प्रसिद्ध रचना यात्रा वृत्तांत किताबुल रेहला है, जो अरबी भाषा में लिखा है। उसने 1325 ईस्वी से यात्रा प्रारंभ की और अन्य देशों से भ्रमण करता हुआ स्थल मार्ग से 12 सितंबर 1333 को सिंध पहुंचा। मोहम्मद बिन तुगलक जो कि 1325 से 1351 ईस्वी में दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया, जो कि 8 वर्षों तक इस पद पे बना रहा। 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें मंगलौर शासक के पास दूत के रूप में चीन भेजने का आदेश दिया। इब्न बतूता ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने पुरुष गुलामों को मुक्त करने के लिए बुधवार का दिन, महिला गुलामों को मुक्त करने के लिए शुक्रवार का दिन तथा पुरुष गुलामों की शादी महिला गुलामों से कराने के लिए शनिवार का दिन तय किया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में अपधातु मुद्रा बिलियन करेंसी ने चांदी के सिक्कों को लगभग पूरी तरह से प्रतिस्थापित कर दिया था? ये कौन से शासक था? क्वेश्चन नंबर 34 के इसमें राइट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि गुलाम वंश का शासक फिरोज शाह तुगलक जो कि ये 1351 से 88 तक शासक था। गयासुद्दीन के छोटे भाई रब्ज का पुत्र था, जिसका जन्म एक हिंदू पत्नी की बीबी जौला के गर्भ से हुआ था। इसका मूल नाम कमालुद्दीन फिरोज था। इसने ससगनी यानी कि 6 जीतल नामक चांदी की मुद्राएं प्रचलित करवाया था तथा आधा यानी कि 1/2 और बिख 4 1/4 नाम से चांदी एवं तांबे के मिश्रित सिक्के चलवाए थे, जिन्होंने धीरे धीरे चांदी के सिक्कों को पूरी तरह से प्रतिस्थापित कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने तांबे एवं चांदी की मुद्राएं जारी करवाया था, जिस पर
शासक का नाम, टकसाल का नाम और कलमा का अंकन मिलता है। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सांकेतिक मुद्रा ताबा या जीतल का प्रचलन करवाया गया था। बलबन ने सिक्कों पर खलीफाओं के नाम का अंकन मिलता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है कि सुल्तान ने मालिकों, अमीरों, दरबार के अधिकारियों तथा जमींदारों और रुतबे वाले व्यक्तियों को एक दूसरे के घर न जाने और दावत खाने में सामूहिक पार्टी न करने का आदेश दिया। सुल्तान ने समुचित किए बिना और उसकी अनुमति के लिए बिना उसके बीच अंतर विवाह की इजाजत नहीं थी। किस सुल्तान को बारे में ये कहा गया है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी जो कि 1296 से 1316 ईस्वी तक ये शासन था, दिल्ली सल्तनत खिलजी वंश का सबसे श्रेष्ठ शासक माना जाता है। इसका मूल नाम अली गुरसब था। उसने द्वितीय सिकंदर या सिकंदर ए सानी पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, जनता का चरवाहा, युग विजेता जैसी उपाधियां धारण की थी और धर्म को राजनीति से पृथक रखते हुए यामनी उल खिलाफत यानी कि खलीफा का नायब की उपाधि भी धारण किया था। उसने विद्रोह के दमन के लिए 4 आदेश जारी किए थे। इसमें कौन कौन सा आदेश था? तो धनी व्यक्तियों की संपत्ति छीनना पहला था, दूसरा गुप्तचर विभाग का गठन करना, तीसरा मद्य निषेध को लागू करना और चौथा अमीर मालिकों, दरबार के अधिकारियों और रुतबे वाले व्यक्तियों को एक दूसरे के घर न जाने की, सामूहिक दावत खाने में पार्टी न करने का आदेश दिया। अलाउद्दीन खिलजी के समय ही सर्वाधिक 6 बार मंगोल आक्रमण हुआ था। तो सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण किसके समय में हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था। फिर उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो तब तक के लिए सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।